हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और जिसका शीर्षक है गांधीयन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके पहले मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस के दो फेज़, मॉडरेट्स के फेज़ जो 1885 से लेकर के 1905 तक का है, और फिर एक्सट्रीमिस्ट मतलब चरमपंथियों का फेज़ जो 1905 से लेकर के 1918 का फेज़ है। इसके बारे में मैं डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर चुका हूँ, आप उस वीडियोस को देखें। इसके बाद मैंने आज गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में जो एजिटेशन किए गए थे, जो आंदोलन किए गए थे, खास करके 1917 से लेकर के 1947 तक और मुख्यतः 1920 से लेकर के 1947 तक, ये पूरा पीरियड गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी। तो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए। उसके पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की सुरक्षा के वास्ते उन्होंने वहाँ पर काफ़ी संघर्ष किया। जिस तरह से हिंदुस्तानियों को विभिन्न प्रकार के भेदभावों से गुजरना होता था, उसके खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया। और ये संघर्ष 1893 से लेकर 1915 तक चला, जिसमें कि बहुत सारे मामले में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जिस तरह से साउथ अफ्रीकन कानून में यह उपबंध किया गया था कि अगर कोई शादी ईसाई पद्धति से नहीं होती है और मैरिज ब्यूरो में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। हर एक हिंदुस्तानी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता था, जिसमें कि उसे अंगूठे के निशान देने होते थे। और इन सब के खिलाफ उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना वहाँ साउथ अफ्रीका में की। ट्रांसवाल में उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। और सत्याग्रह का जो असली जो प्रारंभिक प्रयोग था उसको उन्होंने साउथ अफ्रीका में आजमाया। 1915 में हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया, पूरे देश का भ्रमण किया और हिंदुस्तान की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं थीं उससे वो रूबरू हुए। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने उनसे भेंट किया और उन्होंने कहा कि किस प्रकार चंपारण में, जो बिहार का एक जिला था, अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा, प्लांटेशन पूंजीपतियों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इन अंग्रेज पूंजीपति को नीलहे साहब बोलते थे उस जमाने में। इंडिगो का उत्पादन ये प्लांटेशन अंग्रेज कैपिटलिस्ट करते थे, जिस पर इनका मोनोपोली होता था, एकाधिकार होता था। और ये किसान को प्रति एकड़ में 3 कट्ठा 3/20, 1 एकड़ में 20 कट्ठा जमीन होता है, तो 3 कट्ठा जमीन हर किसान को नील का उत्पादन मतलब इंडिगो का उत्पादन करने के लिए ये अंग्रेज प्लांटेशन पूंजीपति मजबूर करते थे। इसको 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। लेकिन जब जर्मनी में सिंथेटिक नील का उत्पादन होने लगा तो उसका रेट बहुत ज़्यादा घट गया। तो इसके बाद में अंग्रेज़ों ने विभिन्न प्रकार के टैक्सेस, रेंट किसानों पर लगाने शुरू कर दिए और उनसे जबरन वसूली करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इससे किसान तबाह हो गए, परेशान हो गए। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने
महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया 1917 में, और महात्मा गांधी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे बिहार के नेता भी वहाँ पर शामिल थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार को विवश किया कि वो किसानों के हित में समझौता फॉर्मूला लागू करे। पहले तो अंग्रेज उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए हुक्म दिया, जब वो नहीं माने कि हम नहीं जाएंगे, तो उसके बाद अंग्रेज ने सुलह का रास्ता अपनाया और सुलह के हिसाब से अंग्रेजों ने ये मान लिया कि जो अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा किसानों से बहुत सारे जाति किए गए हैं, रेंटल जाति की गई है, तो उस जाति का 25% हिस्सा किसानों को लौटाया जाएगा। और इस तरह से 1917 का जो गांधी जी का पहला आंदोलन हिंदुस्तान में था वो सफल रहा। दूसरा जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो था अहमदाबाद स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल के स्ट्राइक के मामले में। जैसा कि आप जानते हैं 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने, अंबालाल साराभाई का ये मिल था, और यहाँ के मजदूरों ने 35% मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव प्रबंधन को दिया, लेकिन वो नहीं माने। तो गांधी जी उनके समर्थन में आ गए। हालांकि अंबालाल साराभाई उनके दोस्त थे, लेकिन गांधी जी उनके मजदूरों के समर्थन में आ गए और उन्होंने कहा कि 35% मजदूरी बढ़ाना होगा, और वो भूख हड़ताल पर चले गए। तो इस तरह से अंबालाल साराभाई को झुकना पड़ा, एक ट्रिब्यूनल का गठन करना पड़ा, और ट्रिब्यूनल ने 35% मजदूरी बढ़ाने का आदेश पारित किया, जिसे मिल प्रबंधन ने मंजूर किया। और यहाँ पर ये एक बात और देखने लायक है कि जो मिल प्रबंधक का बहन अनसुईया बहन जिनका नाम था, वो गांधी जी के समर्थन में आ गए थे और उनकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका थी। तो इस तरह से अहमदाबाद कॉटन मिल के हड़ताल को ख़त्म किया गया और मजदूरों के पक्ष में गांधी जी के हस्तक्षेप से फैसला दिया गया। ये दूसरी सफलता थी गांधी जी की हिंदुस्तान में। और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल हुआ था। जो रेवेन्यू कोड के हिसाब से अगर अकाल होता है और उसमें 1/3 भी उत्पादन नहीं होता है, तो उस स्थिति में सरकार को कर्ज माफी करने का अधिकार था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कर्ज माफी नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ के किसानों ने जबरदस्त आंदोलन चलाया और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में भारत के गृह मंत्री बने और उप प्रधानमंत्री बने, उनकी राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू होती है। तो वल्लभ भाई पटेल उनके खास सलाहकार इस खेड़ा आंदोलन में थे और इसके कारण से गवर्नमेंट को, सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर्ज माफी देना पड़ा। तो ये तीसरी सफलता थी। और चौथा जो महत्वपूर्ण जो घटना थी वो था रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में उन्हें यह अंदेशा हो गया कि हिंदुस्तान में जबरदस्त आंदोलन होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। तो उनकी जो खुफिया रिपोर्ट थी, इस आधार पर उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया और
ये 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया और इसके तहत में बिना किसी कारण के, बिना वारंट के, बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके घर में घुसा जा सकता था, उसे सजा दी जा सकती। इसके खिलाफ में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को कांग्रेस के सहयोग से प्रस्ताव पारित किया और इसका विरोध करने का फैसला किया। काफी जगह दंगे हुए, फसाद हुए और वो फसाद इतने ज़्यादा हुए, राइट्स इतने ज़्यादा हुए कि गांधी जी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था उसको बंद कर दिया। इसी बीच में 13 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ और वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो नेता थे सतपाल और किचलू, इन दोनों को पंजाब से बाहर कर दिया अंग्रेजों ने। और इसके विरोध में जालियानवाला बाग में बहुत सारे पंजाबी, जिनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा थी, वो वहाँ इकट्ठे हुए 13 अप्रैल 1919 को। वो दिन बैसाखी का दिन था और बिना किसी सूचना के, बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने गोली चलवाई जब तक कि फौजों के पास से गोली खत्म नहीं हो गई। और इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए क्योंकि एक ही गेट था और वो भी गेट बंद कर दिया गया था, लोगों को निकलने के रास्ते नहीं हुए। अंग्रेजों के एस्टीमेट के हिसाब से कम से कम 400 लोग मरे, लेकिन हिंदुस्तानियों के हिसाब से उसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए उस भयंकर गोलीकांड में। इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में सेंट्रल पावर हार गई थी। और सेंट्रल पावर में कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की। और एलीड पावर में कौन शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद में एलीड पावर ने यह तय किया और उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेब्रेज समझौता किया और इसके तहत में जो टर्की में जो खलीफा था, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों का हेड होता है और ये परिपाटी मोहम्मद साहब के पीरियड से ही चलता रहा। शुरू में खलीफा की राजधानी मदीना थी, उसके बाद में कुछ दिनों के लिए कूफा हुई, उसके बाद में बगदाद हुई, उसके बाद में इजिप्ट के कायरा में हुई और अंतिम में 1513 ईस्वी के बाद ओटोमान सुल्तान खलीफा हुआ। तो अंग्रेजों ने, माने एलीट पावर ने सल्तनत को ख़त्म कर दिया, कैलिफेट को ख़त्म कर दिया, सुल्तान के पद को ख़त्म कर दिया। तो इसी के कारण से हिंदुस्तान के जो मुस्लिम नेता थे, खास करके मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना हजरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, ये बहुत सारे मुस्लिम नेता वो ये चाहते थे कि ओटोमान साम्राज्य के सुल्तान के पद को समाप्त नहीं किया जाए और मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उसका हेड उसे रहने दिया जाए। लेकिन एलीट फोर्स ने ये नहीं माना
और सल्तनत को समाप्त कर दिया। इसके तहत में खिलाफत मूवमेंट 17 अक्टूबर 1919 को और फिर 19 मार्च 1920 को शुरू किया गया और इसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि जितने भी देश के नेता हैं वो सरकारी पदवी को परित्याग करें, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना पद छोड़ दें और पुलिस के लोग अपना पद त्याग कर दें, कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको परित्याग कर दें और इसके अतिरिक्त किसान जो टैक्स या रेंट अंग्रेज सरकार को देते हैं वो बंद कर दें। ये आंदोलन करीब 6 महीने तक चला, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ मुस्लिम नेता डेपुटेशन लेकर के ब्रिटेन भी गए, लंदन गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और ट्रीटी ऑफ सेब्रे के तहत में ओटोमान सल्तनत को समाप्त कर दिया। 1922 में कमाल अतातुर्क ने, जो टर्की के प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने कैलिफेट पद को समाप्त कर दिया। तो इसके कारण से ये मुद्दा विहीन आंदोलन हो गया। टर्की के लोग खुद नहीं चाहते थे कि ओटोमान सुल्तान मुस्लिम जगत के खलीफा बने, क्योंकि ये संस्था पूरी तरह से एक भ्रष्ट संस्था हो गई थी मुस्लिमों के निगाह में। जो सारे विश्व में मुस्लिम फैले हुए थे और खास करके टर्की के मुसलमानों के निगाह में सल्तनत और कैलिफेट भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। तो इसी कारण से वहाँ के बासिंदे खुद नहीं चाहते थे कि कैलिफेट इंस्टीट्यूशन टर्की में रहे और इसलिए कमाल पाशा ने 1922 में इस इंस्टीट्यूशन को सदा के लिए समाप्त कर दिया और इसी के साथ ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेसियों को भी उत्साहित किया कि वो इस आंदोलन में भाग लें। हालांकि यह आंदोलन रॉन्ग फुटिंग पर आधारित था, लेकिन उस समय के कांग्रेसी नेताओं को और खास करके गांधी जी का यह मानना था कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेसियों के भाग लेने से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में शुरू किया गया और इसका सत्यापन माने रेटिफिकेशन नागपुर के अधिवेशन में, उसी साल नागपुर के अधिवेशन 1920 में किया गया। और इस असहयोग आंदोलन की क्या क्या विशेषता थी, जैसे कि कुछ पॉइंट्स तो खिलाफत आंदोलन के थे, जैसे कि जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करना और स्वदेशी जो चरमपंथियों का 1905 ईस्वी में मैंने बताया था कि स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना, जो विदेशी माल बेचते हैं उनके दुकान के सामने में पिकेटिंग करना, उनको रोकना और सरकारी जो स्कूल है कॉलेज है उसका बहिष्कार करना। इसके अतिरिक्त जो जालियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उस जनरल डायर के खिलाफ में और अंग्रेज अफसर्स के खिलाफ में कार्रवाई करना। साथ साथ जो वेल्स के राजकुमार जो कि भावी सक्सेसर से ब्रिटिश एम्पायर के, उनका 1921 में हिंदुस्तान में आगमन सुनिश्चित था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करना। और इसके अतिरिक्त जो खिलाफत में मतलब जो खलीफा के साथ में जो अन्याय किया गया था, मतलब कैलिफेट को जो समाप्त कर दिया था एलिट फोर्सेज ने, मित्र राष्ट्र ने, उसको दुरुस्त करना, मतलब कैलिफेट को स्थापित करना, ये भी एक पॉइंट था। और इसके अलावा उन्होंने जो उद्देश्य जो कांग्रेस ने निर्धारित किया, अब वो उद्देश्य था स्वराज।
स्वराज मतलब सेल्फ रूल, मतलब हिंदुस्तानियों के द्वारा स्वयं का शासन। ये गोल या ये उद्देश्य कांग्रेस ने अब जग जाहिर कर दिया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कांग्रेस के स्ट्रक्चर में, उन्होंने ढांचे में भी बहुत चेंज किया। जैसे उन्होंने 15 मेंबर की एक वर्किंग कमेटी बनाया जो कांग्रेस के रोजमर्रा के काम देखेंगे। इसके अलावा मोहल्ला कमेटी, टाउन कमेटी का निर्माण किया गया गांव में और शहरों में। इसके अलावा जो उनके चंदा के जो रेट थे, जो एनुअल वार्षिक जो फीस थी कांग्रेसियों के लिए, उसको घटा करके सिर्फ और सिर्फ 4 आने कर दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करें। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया और यह आंदोलन जोर शोर से हिंदुस्तान में चला। गांधी जी ने स्पष्ट जाहिर किया कि 1 साल के अंदर में देश आजाद हो जाएगा। अब जो कांग्रेस का एजेंडा था वो था मास मूवमेंट। तो इससे व्यथित होकर के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये लोग कांग्रेस को छोड़ दिया 1920 में। वो इससे असहमत थे क्योंकि जो कांग्रेस ने स्वराज का जो लक्ष्य जो निर्धारित जो किया था वो स्पष्ट नहीं था कि क्या स्वराज ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से उसका संबंध खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म होगा। इस पर इस प्रस्ताव में पूरी तरह से व्याख्या नहीं की गई थी और इसी के कारण से बाल गंगाधर तिलक जो उस समय जीवित थे वो खफा हो गए। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, लेकिन ये जो प्रस्ताव हुआ था वो उसके पहले का प्रस्ताव था। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और इसका प्रभाव जगह जगह हुआ, खास करके उत्तर प्रदेश में जिसको कि उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, सब जगह आंदोलन गांव-गांव में फैल गया। किसानों ने सरकारी मुलाजिमों को रेंट देना बंद कर दिया। तो इस तरह से आंदोलन का फैलाव पूरे देश में हो गया और अब कांग्रेस एक मास मूवमेंट की ओर चल पड़ा। और इसके कर्ता धर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने इस मास मूवमेंट को कुचलने के लिए सारी शक्तियां लगा दी। अकेले बॉम्बे में गोली चालन में उनके द्वारा 53 लोगों को मार दिया गया और 400 लोगों हताहत हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इसी बीच में 1922 में 5 फरवरी 1922 में चौरा चोरी यूपी में, पूर्वी यूपी में एक जगह का नाम है जहां पर कि पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना था, वहां पर करीब 3000 किसान प्रदर्शन करने के लिए आए थे और जब पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया तो ये 3000 किसान थाने में घुस गए, थाने को जला डाला और उसमें करीब कुल 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने एकाएक इस आंदोलन को, मतलब असहयोग आंदोलन को बंद। असहयोग आंदोलन के बंद होने से कांग्रेसियों में भारी निराशा हुई क्योंकि आंदोलन अपने चरम पर था। जवाहरलाल नेहरू जो उनके कट्टर समर्थक थे वो भी खपा हो गए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, ऐसे जो बड़े बड़े नेता थे वो भी खपा हो गए कि एकाएक बंद क्यों कर दिया गया है जब आंदोलन अपने चरम पर है। तो लेकिन गांधी जी ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने 1922 में 5 फरवरी के चौरा चोरी कांड होने के बाद इस आंदोलन को बंद कर दिया।
इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव, इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस अब ड्राइंग रूम पार्टी नहीं रह गई। कांग्रेस की पकड़ गांव-गांव और शहर में हो चुका था। कांग्रेस पार्टी एक मास पार्टी के रूप में उभर गई थी, जिसका विस्तार देश के कोने कोने में हो गया। लेकिन इसका जो गलत प्रभाव था वो क्या था? इसका जो बैड इंपैक्ट था वो ये था कि संप्रदायवाद की घटना हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ने लगी और सांप्रदायिक ताकत जगह जगह मारकाट करने लगे, एक दूसरे के घर जलाने लगे। और इसी कारण से गांधी जी व्यथित होकर के 1924 में फास्ट अनटू डेथ किया था। हालांकि उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। और इसका एक इम्पैक्ट और भी हुआ कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे सरीखे नेता कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में यह भी बात शामिल था कि किसी प्रकार से इलेक्टेड बॉडीज में का बहिष्कार करना। और इस बिंदु पर ये दोनों नेता सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके स्वराज पार्टी का निर्माण किया और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, माने विधानसभाओं में चुनाव लड़े और उन्हें अप्रत्याशित सफलता भी मिली। इसके बाद 1930 में गांधी जी ने पुनः असहयोग आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 में शुरू किया। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि 1919 के एक्ट में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इस एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, मैंने डायरकी की स्थापना की गई थी, जो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। और इसके तहत में राज्यों को जो अधिकार दिए गए थे उसको दो भाग में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को देखने के लिए निर्वाचित हिंदुस्तानी मंत्री को जिम्मा दिया गया और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसको देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जिम्मा दिया गया राज्यों में। और इतना ही नहीं, 1909 एक्ट में जो पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इस प्रकार से सांप्रदायिकता का जहर घोला गया था, उसको अंग्रेजों ने 1919 के एक्ट में और विस्तारित किया। और इसमें यूरोपियन को, क्रिश्चियन को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, सिख को, इनको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, माने सेपरेट इलेक्टेड दिया गया। जो राष्ट्रवादियों की मंशा थी उसके हिसाब से 1919 एक्ट में कुछ भी नहीं था। और ब्रिटिश सरकार की जो हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश सरकार थी, जो केंद्रीय सरकार थी, उसके अधिकार में किसी प्रकार के कटौती नहीं किए गए थे। वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें जरूर दो हिंदुस्तानी को मनोनयन करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इससे राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए थे। और उसके बाद में जालियानवाला का कांड हुआ, हंटर कमीशन का गठन किया अंग्रेजों ने, लेकिन उसका भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला। रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों ने ख़त्म नहीं किया। गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था 1922 के बाद में, लेकिन उनको स्वास्थ्य के आधार पर उनको 1924 में ही रिहा कर दिया। देश में सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला हो गया था। इस परिस्थिति में साइमन कमीशन 1927 में हिंदुस्तान में आया। चूंकि 1919 एक्ट में एक क्लॉज था कि प्रत्येक 10 साल में इस एक्ट का पुनरावलोकन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस एक्ट में क्या क्या कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और उसी के तहत में कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में कमीशन आया। जो ही बॉम्बे में उतरा,
पूरे हिंदुस्तान की जनता ने गो बैक साइमन का नारा लगाया। जगह जगह आंदोलन हुए। पंजाब में आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी से गंभीर चोट आई और उस चोट में 17 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इससे राष्ट्रवादी बहुत ज्यादा खफा हो गए। यूपी के लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत को और जवाहरलाल नेहरू को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, खास करके उत्तर भारत में। और गोविंद बल्लभ पंत को तो इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो 5-7 साल तक किसी काम के नहीं रह गए थे। 1928 में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस नेहरू कमेटी में हिंदुस्तान के सारे पार्टियों के नुमाइंदे शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में इसको 1928 में पेश किया गया था, इसके मुताबिक हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देना आवश्यक है। उन्होंने इस रिपोर्ट में किसी प्रकार के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का पूरी तरह से विरोध किया। इस रिपोर्ट में फंडामेंटल मौलिक अधिकार को इसको शामिल किया गया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तर्ज पर बिल ऑफ राइट्स को इसमें शामिल किया गया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद में ये पॉइंट्स अब हमारे संविधान निर्माण के वक्त इस नेहरू रिपोर्ट को के बहुत सारे अंश को उसमें लिया गया है। इसी के खिलाफ में कुछ मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली डिक्लेरेशन 1929 में जारी किया और इसके तहत में उन्होंने कहा कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए, मुसलमान को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि मिले। तो एक विभाजनकारी एजेंडा दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से मुस्लिम नेताओं ने हिंदुस्तानी जनता के सामने रखा। 1929 में रावी के तट पर लाहौर में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए तो उन्होंने कांग्रेस का जो उद्देश्य था उसको साफ कर दिया और ये कहा कि चूंकि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर, चूंकि अंग्रेज सरकार ने इसको नहीं माना और उसका डेडलाइन समाप्त हो गया है, इसलिए हिंदुस्तान को अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसके तहत ही उन्होंने नारा दिया कि अब से हमेशा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। और इसी कारण से दोस्तों देखते हैं कि अभी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, इस दिन को उसी कारण से रखा गया। यह 1929 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो उन्होंने 26 जनवरी को तो झंडा फहराया और कांग्रेस उसके बाद से हमेशा 26 जनवरी को झंडा फहराती रही पूरे आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो इसीलिए जब देश आजाद हुआ और जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया, क्योंकि कांग्रेसियों के लिए सबसे पवित्र दिन। तो इस तरह से दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं हिंदी में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हुआ उसी का एक भाग था और उसमें कहा गया कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई जाएगी और इसकी शुरुआत के लिए गांधी जी को समय और तिथि सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक कि अंग्रेज सरकार को मैं कुछ मुद्दे पर कुछ मांग के साथ में उन्हें अपना मांग पत्र पेश करूंगा। अगर वो हमारी मांग पत्र को स्वीकार कर लेते हो तो फिर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे कि अगर इन प्रस्तावों को अंग्रेज सरकार द्वारा मान्य कर दिया जाएगा तो फिर वो आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो
तो वो प्रस्ताव क्या था, उन्होंने 11 सूत्री मांग रखा और 11 सूत्री मांगों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पहला था कि सरकार आर्मी पर और सिविल सर्विसेज पर 50% खर्च में कटौती करे, 50% रेवेन्यू टैक्स में कटौती करे, जो सीआईडी डिपार्टमेंट मैंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हिंदी में बोले अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी, इसके रूपरेखा में परिवर्तन करे, इसमें कानून में सुधार करे और आर्म्स एक्ट शस्त्र अधिनियम में भी सुधार किया जाए और अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों को भी लाइसेंस देने का प्रावधान किया जाए और इसके अलावा जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता बंद कर दिए गए हैं उनको छोड़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी, जिसको अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं, पूरे देश में लागू किया जाए और जो हमारा जो टेक्सटाइल उद्योग जो पूरी तरह से अंग्रेज शासन में बर्बाद हो गया, उसको प्रोटेक्शन का इंतजाम दिया जाए, उसको सुरक्षा करने का इंतजाम दिया जाए। मतलब उस पर अगर विदेश से माल आता है, इंग्लैंड से बना बनाया माल, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, टेरिफ ड्यूटी लगाई जाए, ताकि हिंदुस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या उद्योग पनप सके, बढ़ सके और पोस्टल रिजर्वेशन बिल उसको लागू किया जाए और इसके अलावा रुपया और स्टर्लिंग पाउंड में जो एक्सचेंज रेट है उसको भी रिड्यूस किया जाए, माने कम किया जाए और जो हिंदुस्तान के जो कोस्टल एरिया है, तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर केवल हिंदुस्तानियों के शिपिंग के लिए रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साल्ट टैक्स, माने नमक पर जो कर लगाया गया है उसको भी खत्म किया जाए और इसके अतिरिक्त इसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया। ये 11 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने में रखा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसको अनसुना कर दिया। तो इसके बाद में गांधी जी ने दांडी मार्च 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत किया और इसकी शुरुआत अहमदाबाद से हुई। उन्हें दांडी तक जाना था, वहाँ नमक के कानून को तोड़ने के लिए उन्हें खुद नमक बनाना था। 78 वॉलंटियर के साथ में वो रवाना हुए और फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर के उन्होंने नमक के कानून को तोड़ दिया। इसके बाद में गांधी जी का कार्यक्रम धरसाना में भी नमक बनाने का था, लेकिन उसके पहले ही उनको बंद कर दिया गया और अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ पूरे देश में लगा दिया और करीब 60,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। जब गांधी जी को 5 मई 1930 को जब अरेस्ट किया गया था, तो इसका व्यापक असर पूरे देश में फैला और जगह जगह आंदोलन हुए। शुरू में तो आंदोलन बहुत ही अहिंसक था, बाद में तोड़फोड़ होने लगे। अंग्रेज सरकार ने सख्ती से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और लेकिन ये आंदोलन दबा नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन फैल गया। जैसे बंगाल में साल्ट टैक्स में नमक के कानून को लोगों ने तोड़ दिया, चौकीदारी टैक्स के खिलाफ में उन्होंने अभियान चालू किया। इसी तरह से बिहार में चौकीदार टैक्स के खिलाफ में लोगों ने आंदोलन चालू किया। राजा गोपालाचारी ने मद्रास में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक पैदल यात्रा करके वहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाया और इस तरह से कानून साल्ट टैक्स को, नमक के कानून को तोड़ दिया। सोलापुर में टेक्सटाइल वर्करों ने करीब 15 दिन तक पूरी तरह से हड़ताल कर दिया, सब काम ठप कर दिए सोलापुर में, महाराष्ट्र में। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाके में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिसको बादशाह खान भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार
संस्था, जिसको कि रेड शर्ट भी बोला जाता था क्योंकि ये सभी लाल रंग के शर्ट पहनते थे, इसलिए इस संस्था के सदस्यों को रेड शर्ट कहा जाता था। इनके द्वारा भी जगह जगह पश्चिमोत्तर प्रांत में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किए गए और बारदोली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में नो टैक्स अभियान, सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, नो टैक्स अभियान, कानून, किसी प्रकार के कर नहीं देने का अभियान उनके द्वारा चालू किया गया, जो कि बहुत सफल रहा। संयुक्त प्रांत आज के उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन चलाया और उन्होंने नो रेवेन्यू और नो रेंट का नारा दिया। नो रेवेन्यू से मतलब था कि उनके द्वारा जमींदारों से आह्वान किया गया था कि वो अंग्रेज सरकार को टैक्स नहीं दें, और नो रेंट से उनका तात्पर्य था कि जो किसान हैं वो अंग्रेज सरकार को टैक्स नहीं दे। लेकिन चूंकि जमींदार अंग्रेज शासन के पिट्ठू थे तो नो रेवेन्यू आंदोलन तो सफल नहीं हुआ, लेकिन नो रेंट आंदोलन सफल हुआ और किसानों ने अंग्रेज सरकार को टैक्स देने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये सारे देश में इस आंदोलन का पूरा प्रचार प्रसार हुआ और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने, विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ये आंदोलन 1920 के जो असहयोग आंदोलन था उससे भी व्यापक आंदोलन का स्वरूप इस समय हो गया और कांग्रेस घर घर पहुंच गई। चरखा को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया, उसको बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया। गुजरात में आनंद, बोरसर, नादियाद में लोगों ने नो टैक्स अभियान चालू कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि इस आंदोलन का व्यापक असर पड़ा और इसी कारण से अंग्रेज गांधी जी से समझौता करने के लिए विवश हो गए। और 1931 में 5 मार्च 1931 में गांधी जी के साथ में उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने समझौता किया और उसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? पहला बिंदु यह था कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा, सीडीएम माने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए। तीसरा, कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी जो अब इंग्लैंड में, लंदन में होने जा रहा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट गांधी इरविन समझौता में था। और एक पॉइंट और था कि जो कोस्टल एरिया है, जो तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ के जो बासिंदे हैं उनको नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे गांधी इरविन पैक्ट के। लेकिन जैसा कि अंग्रेजों की ये चाल थी, वो केवल वक्त लेना चाहते थे, दे वांटेड टू बाय टाइम, क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस का जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा सफल हो रहा है। उसको तोड़ने के लिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ में समझौता किया और इस कारण से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो बंद हो गया। अंग्रेज अपने चाल में सफल हुए, लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो लंदन में भाग लेने गए थे, देश के अन्य पार्टी के नेताओं जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और डॉक्टर अम्बेडकर, ये सारे लोग गए थे वहाँ भाग लेने के लिए। और उसके बाद जब गांधी जी वापस आए तो उन्हें बहुत भारी निराशा हुई और उन्होंने फिर 28 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह आंदोलन जो दूसरी बार चालू हुआ वो मुश्किल से 2-3 महीने चालू रहा। धीरे धीरे वो आंदोलन का प्रभाव कमजोर होता गया। तो इसके बाद कांग्रेस ने उस आंदोलन को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। दोस्तों, इसके बाद 1942 में 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो अभियान, या इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, मास मूवमेंट के रूप में शुरू किया, मैंने लगभग 12 साल बाद। इसके पहले 1940 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं,
वो शुरू किया था और उसका नारा था दिल्ली चलो। ये सत्याग्रही, जो पहले सत्याग्रही उन्होंने चुना था, वो उसका नाम था विनोबा भावे, और दूसरे जो सत्याग्रही थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। इन सत्याग्रहियों का ये काम था कि वो गांव-गांव में पहुंच करके और वहां से फिर दिल्ली की तरफ कूच किया उन्होंने, ताकि जनता को मोबिलाइज किया जा सके। हालांकि ये विवादित प्रश्न है कि इस इंडिविजुअल सत्याग्रह का कितना ज़्यादा प्रभाव रहा, लेकिन ये गांव-गांव में जो कार्यकर्ता फैले और उनके साथ जब नेता, जो मेन जो सत्याग्रही थे, वो जब दिल्ली की तरफ कूच करने लगे, तो उससे बहुत सारे लोग उनके साथ में चलने लगे और इससे मास मोबिलाइजेशन को बढ़ावा मिला। जो 1930-31 के बाद में कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया था। 1935 एक्ट के तहत में 1937 में कांग्रेस ने 8 राज्य सरकार बनाई थी और बाद में 2 राज्य सरकार उसने और बनाई थी। कुल 11 में से 10 राज्यों में उसकी सरकार बन गई थी और कांग्रेस को बहुत जबरदस्त सफलता मिली थी और मुस्लिम लीग हाशिए पर आ गई थी। बाद में 1942 का जो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त को बॉम्बे में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। और इस भारत छोड़ो अभियान के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि दोस्तों कि इसके पहले 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि वार कैबिनेट का सदस्य था, उसको चर्चिल के गवर्नमेंट ने भेजा था हिंदुस्तान में, ताकि यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं के साथ में, राजनीतिक नेताओं के साथ में वार्तालाप किया जा सके और जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है ब्रिटिश सरकार में और हिंदुस्तान के नेताओं के बीच में, उस गतिरोध को तोड़ा जाए। और इसके तहत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया और उसने रिकमेंड किया कि चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि वार खत्म होने के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में, हिंदुस्तान में एक यूनियन गवर्नमेंट बनाई जाएगी और उसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। जो रिलीजियस मतलब धार्मिक और रेशियल मतलब नस्लीय जो माइनॉरिटीज हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच में समझौता किया जाएगा। एक संविधान निर्माण बनाने वाली संस्था बनाए जाएंगे, लेकिन उसके साथ में एक चीज और जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रोविंस या राज्य अगर यूनियन से अलग होना चाहता है तो वो सिसीड कर सकता है, मतलब वो अलग हो सकता है। अतः इस प्रकार से क्रिप्स मिशन के द्वारा पाकिस्तान के बुनियाद रख दी गई। इस सिफारिश को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और उसे बताया पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इसका क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक है। इसको कोई तवज्जो नहीं दिया कांग्रेसियों ने। इसी तरह से दूसरे पार्टियों ने भी कोई तवज्जो नहीं दिया। तो इस कारण से दोस्तों कांग्रेस को मास मूवमेंट छोड़ने, अभियान शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देश में खाने पीने के सामान की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जो लोगों का जीवन जीना दुभर हो रहा था। कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार के गुट बनते जा रहे थे और उनके अलग अलग सोच विकसित होती जा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में और एक कारण और था कि जापानीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया था और सुभाष चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस। अतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हिंदुस्तान के हित में है और सभी लोगों के हित में है, साम्राज्यवादियों के हित में भी है कि ब्रिटेन भारत से तत्काल निकल जाए, वो देश को आजाद कर दे, भारत छोड़ो, जैसा कि इस नारा से स्पष्ट है। और गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, मरो, करो या मरो। और इसके तहत दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। शुरुआती दिन में ये
आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। बाद में जगह जगह तोड़फोड़ की घटना हुई, सरकारी संपत्ति को आग लगा दी गई, रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया आंदोलनकारियों ने, पोस्ट ऑफिस को या टेलीग्राम तार को तोड़ दिया लोगों ने। तो करोड़ों रुपए की संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान आंदोलनकारियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने भी बहुत सख्ती से काम किया, सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया और जवाहरलाल नेहरू को तो 3.5 साल के बाद में छोड़ा गया। ये जेल जीवन उनका सबसे बड़ा पीरियड था। जेल जीवन का सबसे बड़ा पीरियड था, जिसमें कि 3.5 साल जेल में रहे। लगभग उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय 9.5 साल समय व्यतीत किए थे जेल में, जिसमें कि अकेले 1942 से 1945 तक लगभग 3-3.5 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा था। और यह अंग्रेजों ने जानबूझ करके किया, क्योंकि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू एक अकेले नेता थे जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में एक समान था। चूंकि अंग्रेजों को मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था, इसीलिए वो जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा दिन तक जेल में रखे हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद में कांग्रेस ने जो 1937 के बाद में जो प्रोविंसेज में या राज्यों में जो सरकार बनाई थी, उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से हट गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बना लिया। बाद में वो देश से बाहर निकल के जर्मनी चले गए और उसके बाद वो इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सिंगापुर में। तो ये सब जानते हैं आप। इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो था अंडरग्राउंड एजिटेशन। बहुत सारे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सारे नेता भूमिगत हो गए और इन्होंने भूमिगत होकर के आंदोलन को हवा देना चालू किया। तो ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप से पूरे देश में फैल गया और अंग्रेज सरकार को यह आभास हो गया कि हिंदुस्तान को अब ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। इसमें किसान, महिलाएं, ट्रेडर्स माने व्यवसायी और मजदूर, सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन को पूरी तरह से मास मूवमेंट बना दिया गया। इसमें सरकारी संपत्ति का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह से अंग्रेज को ये समझ में आ गया कि अब हम ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तान में नहीं रह सकते और इसीलिए उन्होंने तेज़ी से हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान लाया, उसके बाद माउंटबेटन प्लान लाया, उसके बाद में उन्होंने देश को विभाजन किया। 1946 का चुनाव कराया जिसमें कि मुस्लिम लीग सारे मुस्लिम सीट पर जीत गई और यह एक विभाजन की रूपरेखा थी जो अंग्रेज चाहते थे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ने समय समय पर आंदोलन चलाया और वस्तुतः 1920 से लेकर के 1947 का जो पीरियड था वो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम था। गांधी जी के जो प्रिंसिपल है, 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं कि पहला था सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तीसरा सर्वोदय, और चौथा सत्याग्रह। ये 4 फंडामेंटल्स थे गांधी जी के आंदोलन के। और इनका तरीका क्या था? पीसीपी, पी मतलब प्रेशर, सी मतलब कंप्रोमाइज और पी मतलब प्रेशर। तो आप देखते होंगे कि वो, क्योंकि वो जानते थे कि आंदोलन को 10 साल तक, 5 साल तक, 15 साल तक नहीं चला जा सकता है,
उसको 6 महीना चलाया जा सकता है, 8 महीना चलाया जा सकता है, और उसके बाद में धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन खत्म होने या उसकी तीव्रता खत्म होने के पहले उन्होंने कंप्रोमाइज किया, इसको सी बोलते हैं। तो ये इस मेथड से उन्होंने पिछले 27 साल तक, 2020 से लेकर 1947 तक आंदोलन की धार दिया और इस तरह से देश को आज़ाद करने में उनकी महती भूमिका रही। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। मैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।